नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है पेड़, पैसा और पर्यावरण। जी हां, पैसे पेड़ पर लगना कभी कहावत रहा होगा, अब तो वास्तव में पैसे पेड़ पर लग रहे हैं और इससे पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। जब पेड़ पर पैसे लग सकते हो तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने में लगी सरकार इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। खेती के साथ पेड़ पौधों का तालमेल बैठाकर किसानों को ज्यादा लाभ दिलाने के साथ प्रदूषण पर पहरा लगाने का प्रयास ही है कृषि वानिकी। वन प्रकृति के वस्त्र हैं और हमारी जीवन रेखा, साथ ही किसानों की आमदनी का अतिरिक्त स्रोत भी है। कृषि वानिकी में जमीन का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर किसानों, खासतौर से छोटे किसानों की आय किस तरह बढ़ाई जा सकती है, उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कृषि को 3 हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। 1/3 जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखें, भैंस रखें, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखें, अंडे रखें, लेकिन 1/3 उसके लिए आपकी ताकत लगाइए और 1/3 आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। आज हिंदुस्तान को टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जंगल हम काट नहीं सकते, तो उपाय यही है और उसके लिए भी जमीन खराब करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि कहां बर्बाद हो रही है। 2 पड़ोसी किसान हो, एक तो हमारे देश में सब छोटे किसान हैं, बड़े किसान हमारे देश में नहीं है, छोटे किसान हैं और हमारे देश का पेट भरने का काम भी छोटे किसान करते हैं, बड़े किसान नहीं करते, छोटे किसान करते हैं। 2-3 बीघा भूमि है, पड़ोसी के पास 3 बीघा, दोनों भाई हैं, लेकिन बीच में ऐसी दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं कि 2-3 मीटर उसकी जमीन खराब होती है, 2-3 मीटर इसकी खराब होती है। सिर्फ इसी के लिए अगर एक बार ये बाढ़ में से हम बाहर आ जाएं और अगर पेड़ लगा दे, एक पेड़ इस वाले का, एक पेड़ उस वाले का, एक इसका एक उसका और आधे उसके आधे इसके, आप मुझे बताइए जमीन बच जाएगी नहीं बच जाएगी? लाखों एकड़ भूमि आज बर्बाद हो रही है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि अड़ोस पड़ोस में अपने भाई हो या और कोई हो, 2 खेतों के बीच जो बाढ़ में 2-2, 5-5, 7-7 मीटर जमीन खराब होती है, उसकी जगह पे पेड़ लगा दें और वो भी टिम्बर। और सरकार आपको परमिशन दे, आपके घर में बेटी पैदा हुई हो, पेड़ लगा दीजिए, बेटी की शादी हो, पेड़ काट दीजिए, शादी उतने ही खर्चे में हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संदेश में मोटे तौर पर 2 बातें कही हैं। खेती से बची लाखों एकड़ भूमि बर्बाद हो रही है, उस पर छोटे किसान पेड़ लगाकर उसका सदुपयोग करें और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए आमदनी बढ़ाएं। इसका देश को फायदा ये होगा कि हम लकड़ी के आयात पर होने वाला मोटा खर्च घटा पाएंगे और यही कृषि वानिकी है। तो पेड़, पैसा और पर्यावरण पर वाद संवाद, इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ बेहद ही खास मेहमान। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री राकेश भूषण सिन्हा, इसके साथ ही अपर आयुक्त श्री बी रथ, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर यानी कि विश्व कृषि वानिकी केंद्र के दक्षिण एशिया निदेशक डॉक्टर जावेद रिजवी और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रोग्राम ऑफिसर श्री सौजन्य श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो पेड़, पैसा और पर्यावरण पर वाद संवाद करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश
देश के अधिकांश हिस्सों में खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश भी बेवफा सी हो गई है। इसलिए खेती में किसानों को भारी जोखिम उठाना पड़ता है। कृषि वानिकी का मकसद यही है कि मौसम की मार से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई पूरी नहीं तो काफी हद तक खेत के चारों ओर या फसल के बीच में विधिवत लगाए गए पेड़ पौधों से हो सके। अगर फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ है तब तो सोने पे सुहागा। पेड़ किस तरह के लगाए जाएं, ये निर्भर करता है मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता पर। कृषि वानिकी का मकसद यही पूरा नहीं होता। इसमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की भी क्षमता है। इंसान सांस के जरिए वही ऑक्सीजन लेता है जो दिन की रोशनी में पेड़ छोड़ते हैं। इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है उसे पेड़ ग्रहण कर लेते हैं और पर्यावरण को बिगड़ने नहीं देते। इसके अलावा पेड़ प्रदूषण फैलाने वाले कई तरह के तत्वों से हमारी हिफाजत करते हैं। वे हमें धूल, गंदगी और भौतिक वायु प्रदूषण से बचाते हैं। यानी पेड़ हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 1 हेक्टेयर घना वन करीब 50 टन धूल साफ कर देता है और उसके बुरे असर से हमारी हिफाजत करता है। पेड़ों से ध्वनि प्रदूषण भी नियंत्रित किया जा सकता है। पेड़ मिट्टी का क्षरण रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखते हैं। फसलों के साथ लगाए गए पेड़ न केवल पर्यावरण सुधारने में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि देश में लकड़ी की करीब 65% जरूरत भी पूरी करते हैं। इन सारे फायदों को देखते हुए 1988 में बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति में लक्ष्य तय किया गया वन क्षेत्र 33% तक बढ़ाया जाएगा, जो इस वक्त 25% से भी कम है। इस लक्ष्य को पूरा करने का एकमात्र विकल्प कृषि वानिकी है। अभी आपने रिपोर्ट देखी, ये भी देखा कि कृषि वानिकी ऐसी औषधि है जो खेती और पर्यावरण की कई बीमारियों का इलाज करती है। और हालिया रिपोर्ट के अनुसार तो प्रदूषण की वजह से हर साल इस देश में 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है। चलिए इस विषय को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पेड़ों की बात हो रही है और पेड़ तो हमारी परंपरा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए आप हमें समझाएं कि इस पर जोर देना पड़ा कि जो कृषि वानिकी है उसे किसान अपनाएं, इस पर एक नीति लानी पड़ी। अगर हमें पूरे चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव में देखना है तो देखना पड़ेगा कि हमारे देश के इतिहास में जाना पड़ेगा। जी। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता हुई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक समझिए लकड़ी का यहाँ पर दोहन शुरू हुआ और काफ़ी बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हुई, जिसको कि लकड़ी वो बाहर ले गए, अपने देशों में ले गए जहाँ उसका उपयोग हुआ। ग्रेजुअली हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी कुछ जंगल तो जब 60s में ग्रो मोर फूड प्रोग्राम के अंदर भी डाइवर्ट किया गया और फिर पॉपुलेशन बढ़ते हुए जो एनिमल पॉपुलेशन जो हमारा है, कैटल पॉपुलेशन और आदमी का दोनों का दबाव लगातार वनों के ऊपर बढ़ता गया। उसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ जंगल करीब करीब फॉरेस्ट एरिया हमारे आज जो है 21% के आसपास सीमित होकर रह गए हैं, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका, उसमें तरह तरह की विसंगतियां भी आई और जो हमारे घने जंगल थे, घने जंगल से वो थोड़े से कम घने जंगलों में परिवर्तित हुए और जो और खराब जंगल थे उनकी स्थिति और खराब हुई। और जब जमींदारी का उन्मूलन हुआ और जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार ने पूरी जमीन, जो बड़े जंगलों वाले जमीन थे, उसका अधिग्रहण किया कई राज्यों में, तो उस समय भी अंधाधुंध वनों की कटाई हुई। ये 50 के दशक की बात है। उसका सबका परिणाम ये हुआ और लगातार हम 30 आज़ादी के समय 30 करोड़ थे, आज 125 करोड़ है। तो सभी का दबाव का जंगलों के ऊपर, वनों के ऊपर प्रभाव पड़ा और जिसके और हमारी मांग भी बढ़ती गई। जंगल के जो उत्पाद है उसकी मांग बढ़ती गई है। और उन तो रथ जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो दबाव पड़ता गया जंगलों पर और वही मांग भी बढ़ती गई और वनों की जिस तरह से अंधाधुंध कटाई हुई, उसका नुकसान किस तरह से हमें उठाना पड़ रहा है?
जो पेड़ जो होता है वो उसका पत्ते मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाता है और उसका जो बहुत सारे जंगल के किस्म जो प्रोडक्ट है उसी में बहुत सारे गुजारे करते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। तो पेड़ जो कम होता है जंगल के साथ साथ इवन जो हमारा खेती में भी जो था पेड़ वो भी कटाई होना शुरू हो गया, तो उसका बहुत कुप्रभाव पड़ा है सॉइल के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए। जी जी जी। रिजवी जी, आप भी हमें समझाए, विश्व पटल को ध्यान में रखते हुए हमें बताएं कि कितना जरूरी है जो कृषि वानिकी है उस पर जोर देना। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इस तरह की पॉलिसी बनाई जी। और अब उस पॉलिसी का कार्यान्वयन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। दूसरी बात यह है कि जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि जंगल कट गए हैं जी। और रथ साहब ने बताया कि मिट्टी खराब हो रही है और वनों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है जी। तो कृषि वानिकी ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के हम एक तरफ तो अपने वनों को बचा सकते हैं और दूसरी तरफ जो जनता वनों के ऊपर निर्भर करती है उनको भी हम उनके हक से वंचित नहीं करेंगे। वो चीज़ें वो जो वन से लेते थे वो अब कृषि वानिकी के तरह से उनको मिलेगा जी। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं चलाई हैं और कृषि वानिकी भारत में मैं कह सकता हूं कि विश्व में अगर ऊपर से 4-5 देशों का हम नाम लें तो उनमें भारत पहले या दूसरे नंबर पे आएगा कई चीज़ों में। जहाँ पे अभी और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है हमें, वो जो कि हम भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के साथ मिलके उस पर काम कर रहे हैं जी। कि हमने विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ काम इस दिशा में किए जा रहे हैं। सौजन्या जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बहुत ही पैनी निगाह रखते हैं सौजन्या जी कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं। तो सौजन्या जी हमें ये बताएं कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कृषि वानिकी के स्तर पर देश में क्या दशा है? कृषि वानिकी का जो स्तर है अभी कुछ इलाकों में तो काफी अच्छा है, जैसे कि अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि यमुनानगर नाम का जो शहर है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है लकड़ी के लिए। लकड़ी का व्यापार बहुत है वहाँ पर और आसपास के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से बहुतायत में लकड़ी की वहाँ पे सप्लाई होती है। इसमें ज़्यादातर पॉपुलर जो स्पीशीज़ है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है। और ये भी कहा जाता है कि यमुनानगर देश भर में करीब 80% लकड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर इस इलाके में देखा जाए तो कृषि वानिकी काफी फल फूलित रही है पिछले कुछ समय में, लेकिन अगर बाकी जगह की बात करते हैं तो इतना ज्यादा हमें मार्केट नहीं दिखता है कृषि वानिकी के लिए। इसके कारण किसान अक्सर परेशान रहते हैं कि वो ठीक है लकड़ी तो उगाते हैं लेकिन उसे बेचे कहाँ। अब यमुनानगर में भी स्थिति ये बनी हुई है कि पिछले 2014 से वहां पर लकड़ी की कीमतों में भारी गिरावट महसूस की गई। अब वहाँ पर किसान ये सोच के परेशान है कि अभी उन्होंने कई 5 साल पहले या 6 साल पहले जो पेड़ उगाए थे खासतौर से पॉपुलर के और कुछ हद तक यूकलिप्टस के भी, तो उसको अब बेचने के लिए वहाँ पर पर्याप्त उन्हें कीमत नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, तो पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है और बाजार को लेकर भी एक समस्या है। राकेश जी हमें ये बताएं यहाँ पर कि ये जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति आई है इसके साथ किस तरह का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और इतने दिनों में किस तरह की प्रगति हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि वानिकी पे अभी किसी भी डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक फोकस नहीं था भारत सरकार में जी। तो चूंकि कृषि वानिकी एक तरह का जो है वो फार्मिंग सिस्टम है, उसको देखते हुए केंद्र शासन ने निर्णय लिया कि कृषि मंत्रालय इसको आगे लेके चलेगा। और उस नीति के तहत सबसे पहले तो एक मुद्दा है कि कृषि वानिकी को एक प्लेटफॉर्म किस तरह दिया जाए, उसको आगे किसानों के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, साथ साथ उसमें इस क्षेत्र में और जो भी विसंगतियां हैं, जैसे कई सारे नियम कायदे कानून ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं और वो कृषि वानिकी को सीधा इफेक्ट करते हैं, सीधा किसानों को इफेक्ट करते हैं। जैसे काटने की, अगर पेड़ लगाया तो उसको काटने की अनुमति के लिए उन्हें हर राज्य में राजस्व अधिकारियों के आगे राजस्व अधिकारियों को से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। उसके कारण उसमें समय लगता है कि और किसानों को परेशानी भी होती है। दूसरा, उस लकड़ी को कहीं ले भी जाना है तो वन विभाग से
अधिकांश लकड़ियों में पूरे देश में एक ट्रांजिट पास लेना पड़ता है। अब ट्रांजिट पास में भी एक राज्य में से दूसरे राज्य में जाने पे हर स्टेट में उसको पासेज को बदलना है। तो कई तरह की विसंगतियां आती गई हैं। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई है और पॉलिसी बना करके कोशिश किया जा रहा है कि ये सारी जो विसंगतियां हैं, जो किसानों को परेशानी है, उस परेशानी को दूर किया जाए। जी बिल्कुल, तो विसंगतियों को दूर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही रथ जी 33% का भी लक्ष्य रखा गया है और अब तक जो प्रगति हुई है उसे देखते हुए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा? नहीं, देखिए, इसमें लक्ष्य तो एक्चुअली 33% वो तो पूरा एनवायरमेंट फॉरेस्ट का जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया भी है, नॉन फॉरेस्ट एरिया, वो तो लक्ष्य है, पूरा देश का लक्ष्य है। हमारा जो लक्ष्य है, हम कृषि के एरिया के अंतर्गत लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कैसे उस टारगेट को कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, क्या उसके लिए भी कोई खास लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कृषि में कितने पेड़ों को लगाया जाना है? अभी हमारा जो प्रोग्राम जो अप्रूव हुआ है, इसमें करीब हम लोग लक्ष्य रखे हैं 4 लाख हेक्टेयर को अभी 4 साल के अंदर इसको कवर करना है। जी, उसके अतिरिक्त इतना हो सकता है, जैसे कुछ फैलो लैंड लगा है, उसमें ब्लॉक प्लांटेशन वगैरह कुछ हो सकता है दूसरे कोई योजना के साथ, और कोई कन्वर्जेंस के साथ भी कुछ अतिरिक्त एरिया भी लाने के भी प्रयास की जा रही है। जी, तो ये जो 4 साल में 4 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है, उस दिशा में अब तक कहां तक हम पहुंच पाए हैं? 4 लाख हेक्टेयर का। जी जी, तो उस दिशा में कहां तक पहुंच पाए हैं? अभी तो ये 16-17 में ही प्रोग्राम का अप्रूवल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी हम प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं, सारे स्टेट को हमें नर्सरी बनाना, क्योंकि पेड़ को तैयार भी करना चाहिए, उसको सीडलिंग्स वगैरह नर्सरी तैयार करना है। अभी प्लानिंग प्रोसेस, एरिया सिलेक्शन, ये सारे हो रहा है। ये प्रथम साल है, तो इस साल हम मोस्टली नर्सरी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और कहाँ एरिया में प्रायोरिटी एरिया जहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करें। नेक्स्ट ईयर से प्लांटेशन का काम शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल। रिजवी जी, आप भी हमें बताएं, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो आपकी संस्था है वो क्या कार्य कर रही है। हम और विस्तार से जानना चाहेंगे कि भारत में कृषि वानिकी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। देखिए, हमारे सभी साथियों ने अभी कहा कि पेड़ लगाने की ज्यादा जरूरत है जी, और लाख हेक्टेयर की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके लिए रथ साहब ने कहा कि हमें नर्सरी बनानी होगी और पौधे बनाने होंगे लगाने के लिए। तो जो सबसे बड़ा काम होना है वो ये है कि ये जो नर्सरी है और पौधे हैं, ये कौन बनाएगा और किस तरह के पौधे बनेंगे। क्योंकि ज़रूरी सिर्फ ये नहीं है कि आप पेड़ लगाएं, ज़रूरी ये है कि किस तरह के पेड़ लगा रहे हैं आप, उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये धान गेहूं नहीं है कि हमने लगाया और 6 महीने में काट लिया। पेड़ लगाएंगे, किसान 3 साल 4 साल वेट करेगा, फिर उसको पता लगेगा कि इसमें तो फल नहीं आ रहे, या उसने जिस काम के लिए लगाया था वो उसको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि इसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसका क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो, और कैसे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है वो किसानों तक पहुंचाया जाए। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हो रहा है, और इसको और बड़े स्केल पे करना है। दूसरी बात जी, क्या आपने भी पाया किसानों में किसी तरह की झिझक है इस बात को लेकर? किसानों में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है कि अगर पहली बात तो ये इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनको कीमत क्या मिलेगी। अच्छा, ये उनको मन में एक भय भी है कि हम 5 साल मेहनत करें, इतना इन्वेस्टमेंट करें उसमें, उसके बाद अगर हमें कीमत नहीं मिली तो फिर हम अपना जो हमने जो लगाई है, जो पैसा लगाया है, वो कैसे वापस मिलेगा। ये सबसे बड़ा उनके सामने एक सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने शायद पहले भी कहा कि मंडी का ना होना, आसपास मार्केट का ना होना, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आया है। उसके अलावा सिन्हा जी ने भी बताया कि जैसे कि ट्रांजिट पास का प्रॉब्लम है। यमुनानगर में मुझे खासतौर पे देखने को मिला, जहाँ मुझे ये बताया गया कि पहले ट्रांजिट पास की जो वैल्यू थी, उसे मंडी समिति शुल्क भी कहते हैं, वो पहले 35 रुपये पर टन था, अभी बढ़ के 75 रुपये पर टन हो चुका है। तो ये सारी समस्याओं से किसान अभी जूझ रहे हैं। दूसरी बात है पानी की समस्याएं भी होना। जैसे कि एक काफ़ी अच्छा उदाहरण मुझे बुंदेलखंड में देखने को मिला। वहाँ पर करीब 33 एकड़ में एक किसान भाई ने यूकेलिप्टस की फार्मिंग की हुई है। अच्छा। और ये उनका खुद का इनिशिएटिव है। हालांकि उन्हें काफ़ी मदद मिली, आर्थिक मदद अपने रिलेटिव्स से मिली,
अच्छा। लेकिन उनका कहना था कि अगर यहाँ पर मार्केट होता तो और किसान भाई भी इससे इंस्पायर होते और वो शुरू कर सकते थे कृषि वानिकी को। बिल्कुल। तो सिद्धांत साहब, हम देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंसियां जो है वो इस दिशा में काम कर रही है, उनके अपने कुछ परिणाम जो निकल कर आए हैं उसके बारे में भी वहां भी पता होता है, लेकिन क्या इस तरह से जो सभी एजेंसियां हैं उसके बीच एक तालमेल हो, क्या उसका भी कोई तंत्र है? नहीं, समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने एक अपना जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना रखा है अपने स्तर पे, भारत सरकार के स्तर पे, जिसमें सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति है, जिसमें जितने भी जो विभाग इसमें काम कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं, साथ में इकराफ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ विश्व वानिकी केंद्र के भी प्रतिनिधि हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि हैं और एनजीओज के भी लोगों को रखा गया है, और जिससे कि एक समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए और एक निर्देश कार्यक्रम को एक दिशा दी जा सके। जहाँ तक क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था है, तो वहाँ जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसमें चूंकि जिलाध्यक्ष एक फोकल पॉइंट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और सारे कार्यक्रम वहीं पर कन्वर्ज करते हैं, तो वहाँ पे किस योजना से कहाँ पर क्या लगाया जाना है, इसकी पूरी की पूरी रणनीति तैयार करके और उसको विभिन्न विभागों के माध्यम से, जिनके पास भी बजट उपलब्ध है, और कृषि वानिकी की राशि भी राज्य सरकार डिसाइड करती है किस विभाग से कराना है, वहाँ पर जाकर के एक कन्वर्जेंस के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है। जी, तो ये एक अच्छी पहल हो रही है कि ये तमाम तरह की एजेंसियां एक साथ काम कर रही है और एक तंत्र तैयार किया जा रहा है ताकि सभी अपनी जानकारियों को साझा कर सके और उसी के आधार पर आगे की भी रणनीति तैयार करें। बहरहाल, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, पेड़, पैसा और पर्यावरण। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं वाद संवाद, पेड़, पैसा और पर्यावरण। बढ़ते प्रदूषण, खेती में बढ़ती लागत, घटते लाभ और चढ़ते पारे ने किस कदर कृषि वैज्ञानिकों, राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों और किसानों की चिंता बढ़ा दी है, इन सब मुद्दों पर इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए एक ही रास्ता है, पेड़ लगाना। कृषि वानिकी यानी खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना इसका सबसे अच्छा रास्ता है। केंद्र सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रही है। 10 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार ने दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू कर बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने की अपनी प्राथमिकता जाहिर की। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू होने से किसानों की कई दिक्कतों का समाधान हुआ है। कृषि वानिकी पर व्यवस्थित तरीके से काम 1983 में शुरू हुआ, जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाकायदा इस पर रिसर्च शुरू की, और फिर 1988 में झांसी में कृषि वानिकी के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। कृषि वानिकी में आमतौर पर इमारती लकड़ी या दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के पौधे लगाए जाते हैं। इनमें यूकेलिप्टस और पॉपुलर काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन किसान आंवला, अमरूद, नीम या फिर दूसरे पेड़ भी लगा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में मौसम अलग अलग है, मिट्टी की गुणवत्ता भी अलग अलग है, इसलिए वैज्ञानिकों की राय पर किसान पेड़ भी अलग अलग लगाते हैं। आंवला, अमरूद, नीम या फिर दूसरे पेड़ों को बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती और अतिरिक्त आमदनी भी अच्छी हो जाती है।
1 हेक्टेयर खेत की मेड़ पर आंवले के पेड़ लगा दिए जाएं, तो इनसे हर साल 30 से 60 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। इसी तरह अमरूद से 6,000 तक और नींबू से 10 से 12 हजार रुपए तक की आमदनी हो सकती है। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी। दुनिया में भारत पहला देश है जिसने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति लागू की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। सिन्हा जी, ऐसे में हमें ये बताएं कि पिछले 2.5 सालों में पहले की तुलना में किस तरह के परिवर्तन आए हैं? पिछले 2.5 सालों में अभी अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस काफी आ रहे हैं। जैसे कि कई राज्यों ने अपने जो है ट्रांजिट रूल्स पे काफी सारा सुधार किया है। जैसे मध्य प्रदेश में जहां पहले सिर्फ 6 प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी को आप बिना किसी ट्रांजिट पास के ले जा सकते थे, आज की स्थिति में उन्होंने 58 प्रजाति को बाहर कर दिया है। तमिलनाडु ने इसी तरह 36 प्रजातियों को बाहर किया। गुजरात ने करीब 78 प्रजातियों को बाहर कर दिया है। और इस तरह कई राज्य लगातार जो है उनके साथ बातचीत करके, जिससे किसानों को लकड़ी के ट्रांजिट पास के लिए कहीं भटकना ना पड़े, सीधा वो लकड़ी अपना काटे और जहां जिस मंडी में उनको बेहतर मूल्य मिले वहां ले जाके बेच सकते हैं। तो ये तो एक मुद्दा है। दूसरा है कि सभी लोग जो है अब ये बात करने लगे हैं कि इसको किस तरीका से अधिक फ्रीडम दिया जाए, फ्री करके, ताकि इसका जो हम इंपोर्ट, बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी का इंपोर्ट हमारे यहाँ बढ़ते जा रहा है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इसका यूज कैसे किया जाए। आज भी आप देखिए कि जो यहाँ की डिमांड है लकड़ी की, उसकी 65% डिमांड जो है वो कृषि वानिकी आउटसाइड फॉरेस्ट से ही मीट आउट कर रहा है और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। और इसे देखते हुए और इसी को देखते हुए मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमने अभी विश्व समुदाय के सामने जो अपना लक्ष्य बताया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसमें हमने कहा है कि 2030 तक हम 3.2 बिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट करेंगे और उसके तहत कृषि वानिकी एक बहुत बड़े उसका एक कंट्रीब्यूट करने जा रहा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल। और किसानों के फायदे की बात आपने कही है कि किस तरह से आयात बड़े पैमाने पर हो रहा है लकड़ियों का, लेकिन अगर यहीं पर घर में ही अगर वो लकड़ियां उपलब्ध हो जाए तो यहाँ के जो किसान हैं उनको भी एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। तो रत जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि किसानों को ये बात कहाँ तक समझ में आई है कि दरअसल जो पैसे हैं वो पेड़ पर उगते हैं उनको मिलेंगे? देखिए, आप जो पहले सिन्हा साहब को जो पूछे थे 2-2.5 साल में क्या क्या काम हुआ है, इस संदर्भ में बताना चाहूंगी कि आपके एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। जो क्लाइमेट चेंज का को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हमारा एक एकीकृत कृषि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है। तो 2-2.5 साल में हम जब से हमारा ये पॉलिसी आया है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, हम उसके अंतर्गत भी इसको प्रमोट करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। लास्ट 2-2.5 साल में करीब 30-40 हजार हेक्टेयर इसके अंतर्गत आया है, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी है, कुछ मेडिसिनल प्लांटेशन भी है, वुड बेस्ड प्लांटेशन भी है, वो सब शुरू किया गया है। बाकी जो आप ये कर रहे थे, जो किसान का इनकम के बारे में जो है, क्योंकि मेन जो समस्या जो है, बारिश का आजकल इतना परिवर्तन हो रहा है, कभी टेम्परेचर का वृद्धि हो रहा है, कभी बीच में ड्राई स्पेल बहुत हो रहा है, तो कभी कभी छोटा किसान का जब खेत क्रॉप जब डैमेज हो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है। ये जब खेत में कुछ बाकी कुछ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन हो या ट्री बेस कुछ है, उसको एटलीस्ट कुछ तो इनकम मिल जाता है उसके अंतर्गत, तो ये उसको सहायक होता है। एंड उसके अंदर सॉइल में भी जो ऑर्गेनिक मैटर का वृद्धि होता है, कार्बन कंटेंट वृद्धि होता है, उसका पोरोसिटी इंप्रूव होता है, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो बढ़ावा करता है क्रॉप के लिए, वो उस प्रोडक्शन वृद्धि करने में भी सहायक होता है। बिल्कुल, यानी कि कई तरह से ये किसानों के लिए लाभदायक है। तो सिन्हा जी, ये बताएं कि ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो पेड़ लगाए, पैसे बनाए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? अभी सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी एक जो है स्कीम कृषि वानिकी पर स्कीम लेके आए हैं, और कृषि वानिकी स्कीम के तहत ये प्रावधान है कि अगर किसान अपने पेड़ लगाता है, या मेड़ पे पेड़ लगाए या फिर वो
अपनी कृषि के साथ बीच में पेड़ लगाए या फिर पूरे सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगाए। जहां वेस्टलैंड है, जहां खेती नहीं हो सकती है, वैसी भी जमीन लोगों के पास है, उसमें लगाए। तो सबके लिए अलग अलग इंसेंटिव्स दिए गए हैं और ये इंसेंटिव हर साल के ऊपर है और एक पेड़ के ऊपर समझिए कम से कम 4 साल में एक किसान को 35 रुपये सरकार अपनी ओर से प्रदान करेगी। और ये अगर ब्लॉक प्लांटेशन करेगा तो करीब उसमें 25-30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर तक उसको जो है सरकार की ओर से देने का प्रावधान किया गया है। तो ये सिर्फ ये हुआ जो आप लगाएं और पैसा पाएं, जो आप काट करके बेचेंगे वो अलग से आपको मिलेगा, वो आपका तो है ही है, उस पर किसी का दूसरे का राइट नहीं है, उससे आमदनी अलग होगी, लेकिन ये अपने आप में एक आमदनी का एक और स्रोत हो गया स्कीम जो है। तो सौजन्य जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह से जब सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलेगा तो उसका कितना फायदा उठाएंगे किसान? सरकार की तरफ से अगर प्रोत्साहन मिलेगा तब तो कोई शक नहीं है कि किसान इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैसेज किसानों तक पहुंचेगा कैसे। और एक और चीज, अगर आप एक पेपर की तरफ ध्यान दें, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के ऊपर ही निकला है, उसमें एक खास बात निकल कर आई है कि सीपीआर जो होता है, कॉमन पूल रिसोर्सेज या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, उसके ऊपर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी में उसमें कोई ज्यादा जिक्र उसका है नहीं। जबकि सीएपीआर मैनेजमेंट किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया होता है। तो अगर सरकार इस विषय पे भी ध्यान दे और सीपीआर को भी प्रोत्साहित करे और उसके थ्रू पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स को लेकर आए, तो इसमें किसानों को बहुत फायदा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा किसान कृषि वानिकी से जुड़ सकते हैं। सिन्हा जी, सुझाव पर क्या कहना चाहेंगे आप? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो हैं इसके कई सारे यूजेज हैं गाँव में, लेकिन जहां अगर किसान लगाना चाहते हैं वहां पे दूसरी योजनाएं हैं जिससे वो लग सकता है। जैसे अभी मनरेगा के अंदर भी पेड़ लगाने के लिए पूरा का पूरा प्रावधान है, IWMP के अंदर प्रावधान है। तो ये अगर उस स्कीम के तहत वो वहां पे लगाए जा सकते हैं और लग रहे हैं, इनफैक्ट हर साल लग रहे हैं। अगर हम देखें प्रोग्रेस देखें तो ट्री प्लांटिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स पे हो रहा है। हाँ, वहाँ इंसेंटिव्स इस तरह के नहीं हैं कि आपको सीधा मतलब पेड़ लगाएं और पैसा मिले। वहाँ पे आपको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, उस रोजगार के थ्रू आपका एडिशनल इनकम प्राप्त हो रहा है। जी। और साथ ही पेड़ लगाने की बात हो रही है तो पेड़ों के जुड़ाव की बात भी हो। रिजवी साहब, अगर इस देश में हम देखें तो हमने देखा है चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए किस तरह की मुहिम चली है, तो पेड़ों से जुड़ाव रहा है लोगों का। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वन माफिया भी है जो पेड़ों को काटते हैं, आग लगाते हैं, इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करना और उनको इस दिशा में प्रोत्साहित करना, ये कितना मुश्किल काम है? देखिए, भारत जैसे मुल्क में ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ के जो किसान हैं वो सदियों से पेड़ उगाते चले आ रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, वो उगाते चले आ रहे हैं। ये जो कृषि वानिकी की पॉलिसी है या जो शोध हो रहा है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज को मिला के उसको हम और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज़ है। दूसरा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कहूँगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखिए, उसमें पेड़ों की कितनी चर्चा हुई है। और अगर मैं कहूँ कि कृष्ण भगवान कदम के पेड़ के नीचे ही बैठ के बंसी क्यों बजाते थे, तो उसमें एक मैसेज है और वो मैसेज लोगों के दिलों में है। वो ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं। और जो आपने चिपको आंदोलन की बात की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ की स्थिति को अफ्रीका की स्थिति से, वहाँ क्या हो रहा है कि वनों को काट के और खेती करने के योग्य बनाया जा रहा है। लोग वनों के अंदर रहते हैं और वो वनों को साफ करके खेती करते हैं। तो खेती वन के अंदर जा रही है। हम यहाँ भारतवर्ष में क्या हो रहा है, खेती के अंदर वन आ रहे हैं। तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि लोगों का लगाव पेड़ों से कितना ज़्यादा है, क्योंकि न सिर्फ अपने खेतों में बल्कि अपने घरों के चारों तरफ भी वो पेड़ उगाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि किसानों की इनकम की, तो एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा जो सिन्हा साहब ने कहा और रथ साहब ने कहा कि एक कार्बन मैकेनिज्म है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलता है। और वो कारखाने और इंडस्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनको दिखाना होता है कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि उनके द्वारा जो प्रदूषण हुआ है उसको उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप लिया। तो वो कार्बन बैंकिंग होती है
और भारत सरकार ने भी उस पे काम किया है। इसमें एक किसान तो नहीं जा सकता कि मेरे पास 10 पेड़ हैं, मैं इतना कार्बन उसमें ले आ जाता है, उसके लिए मुझे पैसे दो। लेकिन अगर एक ग्रुप हो, एक कोऑपरेटिव हो और उसको सपोर्ट मिले, जैसे कि संस्था को हमारे मित्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको हेल्प करते हैं और वो उसके बदले में भी उनकी इनकम बढ़ सकती है। जी, तो ये इनकम बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए रज्जी क्या कुछ सुझाव आप भी किसानों को देना चाहेंगे कि टिम्बर तो ठीक है, वो भी एक विकल्प है, लेकिन कई बार किसान इसलिए नहीं लगाना चाहते इमारती वृक्षों को क्योंकि उसमें कई साल लग जाते हैं, तो क्या कुछ और भी विकल्प हैं किसानों के पास? नहीं, केवल टिम्बर नहीं है हमारा, इसके साथ फलदार वृक्ष लगाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी है, बहुत सारे फॉडर है, क्योंकि आजकल जो लोग खेती के साथ साथ लाइफ स्टॉक, फिशरी, बाकी सारे कार्य भी करना चाहते हैं। अगर डायरी करने हैं तो उसके लिए भी आपको फॉडर चाहिए, तो बहुत सारे फॉडर प्लांट ट्रीज भी इसमें खेती लगाते हैं खेत में, वो सारे और बहुत सारे चीज जो फार्मर जो पहले बाड़ी के कंसेप्ट में जो बाड़ी प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ लगाते थे वो पेड़, वो भी आजकल हम प्रमोट कर रहे हैं। मैं यहाँ एक इंटरप्ट करके एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक राजस्थान में एक पेड़ है खेजड़ी। अच्छा। खेजड़ी का पेड़ जो है वो आपका, उसकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता सेमी एरिड जोन में है कि अगर आप 400 पेड़ प्रति हेक्टेयर करीब करीब उसमें लगाया जाता है। और खेजड़ी मल्टीपर्पज ट्री है। अच्छा। एक तरफ वो जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, दूसरी तरफ वो जैसे बड़ा होता है 3-4 साल का, उससे फॉडर बहुत बढ़िया होता है। एक पेड़ बताते हैं वहां के लोग कि प्रति वर्ष लॉपिंग करने के लिए, मतलब सिर्फ चारा काटने के लिए 400 रुपये में बिकता है। अच्छा। तो 400 इंटू 400, ये तो सीधा पेड़ की सिर्फ डगाल काट कर उसको मिल गए। उसके अलावा उसके जो पॉड होते हैं वो वहां की सब्जी में एक डेलिकेसी मानी जाती है। और दिल्ली के बाजार में एक सांसद महोदय बता रहे थे पार्लियामेंट्री कमेटी में कि दिल्ली के बाजार में वो पॉड 300 रुपये किलो बिकता है जी। तो ये जो है, और अगर आप देखें सेमी एरिड एरियाज में कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जो मेन लाइवलीहुड का सोर्स है वो आपका पैस्टोरल है, छोटे स्मॉल रूमिनेंट जैसे बकरी, भेड़ इत्यादि पालते हैं, और उनके लिए चारा। तो उस तरह तो वृक्ष जो है न सिर्फ आपके भूमि की उर्वरकता को बढ़ा रहे हैं, आपको लगातार इनकम दे रहे हैं। तो इस तरह के मॉडल्स को हमें आगे बढ़ाने की बड़े पैमाने पे आवश्यकता है। जी, रिजवी जी, यहाँ पे कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव आप भी देना चाहेंगे किसानों को कि वो किस तरह के पेड़ लगाएं कि ताकि उनकी जो आय है वो और बेहतर हो जाए? जो पेड़ लगाने का मसला है ये बहुत लोकल है जी। कोई जनरल और जलवायु सब चीजों कोई जनरल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किसान क्या चाहता है, तो अगर उसको फलों की जरूरत है तो हम उसको टिम्बर नहीं लगवा सकते, चाहे वहाँ पे कितनी अच्छी भी मार्केट हो। तो एक तो जो जरूरत है लोकल वो हमें देखना होगा। दूसरे ये देखना होगा कि वहाँ की जलवायु क्या है। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पानी कम होता है ऐसे पेड़ लगवाएं जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये है, जैसा कि रथ साहब ने कहा कि मिट्टी किस तरह की है, तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनको देख के उसके बाद डिसाइड किया जाता है। और अभी कृषि वानिकी बहुत पुराना कला है जी। और अब उसमें साइंस मिलाई जा रही है। तो ये वही चीज़ें हैं जिसको कि सारी चीज़ों की एनालिसिस करके और एक सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं जिसमें ये ना हो जो आपने कहा कि भाई 4 साल वेट करना पड़ता है। तो पहले ही साल में पहले 6 महीनों से किसान को आमदनी हो, और वो पेड़ से आए या वो कृषि से आए, लेकिन आमदनी उसकी होनी चाहिए। और एक बात सिन्हा साहब ने खेजड़ी के बारे में कही, तो मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये एक ऐसा पेड़ है कि जितनी गर्मी पड़ती है उतना ज़्यादा हरा होता है ये। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसे कई पेड़ हैं हमारे देश में जिनकी अपनी कई सारी खूबियां हैं, बस उन्हें थोड़ा सा तलाश कीजिए, वो अपने आसपास ही आपको मिल जाएंगे। और देखिए कि किस तरह से उससे लाभ आपको मिलता है और कई तरह के फायदे हैं अगर आप खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाते हैं तो। चर्चा में और आगे बढ़ती हूँ। और सिन्हा जी, आपने बात की थी चर्चा के दौरान किस तरह से जो नियम कायदे हैं वो भी है जो कभी कभी अड़चन बन जाते हैं। नीति आयोग ने कृषि सुधार सूचकांक जारी किया है, उसमें एक फैक्टर किसानों को अपने पेड़ बेचने के लिए आजादी भी है। तो ये बताएं कि ये जो अड़ंगे
आते हैं पेड़ बेचने के सामने, तो नियम कानूनों में बदलाव के लिए राज्य सरकारें इस दिशा में क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए, सभी कोई भी नियम कानून बनता है, सरकार जब भी कोई नियम कायदा कानून लाती है तो उसका कोई ना कोई परिप्रेक्ष्य होता है। वो परिप्रेक्ष्य समय के साथ कालांतर में बदलते रहते हैं। ठीक है। तो आज की जिस समय ये नियम कायदा कानून बनाए गए थे, संभवतः उस समय इनकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन आज के बदलते हुए परिवेश में, जहाँ की हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम ओपननेस की बात कर रहे हैं, तो संभवतः हमें अपने नियम कायदा कानूनों में देखने की आवश्यकता है फिर से। और इसमें केंद्र सरकार लगातार राज्यों से बात कर रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया, कई राज्यों ने रिलैक्स किए हैं, कई राज्य इसमें आगे बढ़े हुए हैं, कुछ राज्यों में अभी रिलक्टेंस है। उनके साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश, अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कृषि जो मुद्दा है, अगर हम संविधान को देखें तो संविधान के तहत वो जो है राज्य क्षेत्र का मुद्दा है। जी। तो राज्यों के साथ सहमति बनाकर ही हम उसमें कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और इवन आपका जो ट्रांजिट रेगुलेशंस वगैरह जो है, ये फॉरेस्ट एक्ट वो सेंट्रल एक्ट है, लेकिन उसमें यह अधिकार राज्यों को दिया गया है कि वो राज्य बनाएं कि वो किसको फ्री करेंगे, किसको नहीं फ्री करेंगे। तो जब तक एक सहमति तैयार करके हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और जब तक सहमति नहीं बनेगी, तब तक सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ राज्य हैं जो इस दिशा में आगे आ रहे हैं और उन्होंने कई सारी छूट जो है वो किसानों को दी है, किसानों के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद। पेड़, पैसा और पर्यावरण, बने रहे हमारे साथ। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं वाद संवाद, पेड़, पैसा और पर्यावरण। लाखों लोगों को रोजगार देने वाली लकड़ी आधारित 26,000 औद्योगिक इकाइयां आयातित कच्चे माल पर निर्भर करती है। अरबों की विदेशी मुद्रा आयात पर खर्च करनी पड़ती है। लोगों का न केवल रोजगार बचाने बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा बचाने का एक ही जवाब है, कृषि वानिकी। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में 26,000 औद्योगिक इकाइयां लकड़ी पर आधारित हैं। ये इकाइयां लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। घरेलू बाजार इनकी कच्चा माल मांग पूरी नहीं कर पाता, इसलिए लकड़ी आयात करनी पड़ती है। पिछले साल 48,000 करोड़ रुपए की लकड़ी आयात की गई। कृषि वानिकी में उन पेड़ों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है जिनसे इन इकाइयों की कच्चे माल की भारी मांग पूरी हो सके और आयात का मोटा बिल कम कर अरबों की विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। 10 राज्यों के 26 जिलों में एक अध्ययन किया गया है जिसमें पता लगा है कि प्रति हेक्टेयर औसतन 18 वृक्ष हैं। पंजाब में 217 वृक्ष प्रति हेक्टेयर तक पाए गए हैं। इस हिसाब से 18 का औसत बहुत कम है। इमारती लकड़ी के पेड़ कृषि वानिकी में कम लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनसे आमदनी लेने में किसान को बड़ा लंबा समय लगता है। सागौन के पेड़ पर शोध के बाद वैज्ञानिकों ने जो किस्म तैयार की है उसे भी 25 साल लग जाते हैं। किसान इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसे जल्दी आमदनी देने वाले पेड़ चाहिए। इस नजरिए से किसानों में यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन पिछले 3 साल में दामों में भारी गिरावट के कारण किसानों का पॉपुलर के प्रति रुझान कम हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ इस गिरावट को अस्थायी मान रहे हैं। उनका मानना है कि 2004 से 2006 तक ऐसी ही गिरावट आई थी।
उसके बाद किसानों को फिर अच्छे दाम मिलने लगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिजवी जी, 26,000 औद्योगिक इकाइयां और 48,000 करोड़ रुपए की लकड़ी का आयात, ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये एक तरह से सीधी तरह से दर्शा रहे हैं कि कृषि वानिकी को और इंटेंसिटी के साथ करने की ज़रूरत है। और जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया कि जो इमारती लकड़ी है वो चूँकि काफ़ी लंबा टाइम लगता है और उसकी वजह से किसान उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी काम हो रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स को यूज़ करके एक गेहूं या चावल की एक नई वैरायटी लाने में 9 से 10 साल अगर आप ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करें तो लगता है, लेकिन एक पेड़ की नई वैरायटी लाने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के सामने भी वो एक चैलेंज है कि किसानों को वेट करना पड़ता है और इधर वैज्ञानिकों को भी वेट करना पड़ता है। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स को यूज़ करके जो काम पहले 30 साल में होता था वो अब 10 से 11 साल में हो सकता है। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर और भारत सरकार के जो शोध संस्थान हैं उसमें हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। और डिमांड को देखते हुए ये बिल्कुल साफ है कि एग्रो फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि सिन्हा साहब इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये जो दाम घट रहे हैं वो क्यों घट रहे हैं, और उसमें भी थोड़ा सा शायद नीति बदलने की ज़रूरत है या कुछ नए कानून कुछ बनाने की ज़रूरत है। ये जवाब लेते हैं सिन्हा जी से। और जैसा कि सौजन्या जी ने भी चर्चा के दौरान बताया कि किस तरह से जो पॉपुलर है उसके दाम में भी भारी गिरावट हुई है पिछले दिनों, तो सिन्हा जी ये तो बताएं ही हमें, साथ ही ये भी बताएं कि ये जो अप्रत्याशित गिरावट है उससे किसानों को सुरक्षा देने के लिए और उत्पादन लागत कम करने के लिए भी क्या कोई इंश्योरेंस या सब्सिडी या इस तरह की कुछ योजना है क्या सरकार के पास? नहीं, ये अभी जो प्राइसेस क्रैश हुए हैं इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर हम देखें तो जैसा सभी लोग मानते हैं कि हमारे देश में लगातार फॉरेस्ट के ऊपर अनावश्यक प्रेशर था, कई जगह इलिसिट फेलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी और फॉरेस्ट डाइवर्शंस हो रहे थे। सब चीज़ों को देखते हुए जो लकड़ी का कहीं ना कहीं डिमांड था तो उसको और लकड़ी जो है कन्वर्ट होती है सॉ मिल्स में। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका से एक बंदिश ही लगा दिया कि 1996 से लेकर अभी तक जो कैपेसिटी है वो उतनी बढ़ी नहीं। और हुआ ये कि बीच में बहुत बड़े एरिया में किसानों ने खास करके वेस्टर्न यूपी, आपका पंजाब हरियाणा में पेड़ लगाए। अब उनका जो कैपेसिटी है सॉइंग की वो बढ़ी नहीं और सप्लाई बढ़ गया, पेड़ मैच्योर हो गए। तो नेचुरली ये डिमांड सप्लाई के कारण प्राइसेज में गिरावट इधर आई है। बट एक ये खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब जो एक भी सॉमिल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, उस चीज़ को थोड़ा भी रिलैक्स करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को ये डायरेक्शन दिया था कि वो एक गाइडलाइन जारी करे जिसमें अधिकार राज्यों को नए सॉमिल एस्टैब्लिश करने के लिए दे दिए जाएं। भारत सरकार की कृषि पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक दिशा निर्देश राज्यों को जारी भी किया है। ये अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है। उसको क्या उससे मुझे उम्मीद है कि कुछ नए जो बंदिशें थी वो बंदिशें थोड़ी कम होगी, नए इंडस्ट्रीज आने शुरू होंगे। जैसे जैसे नए इंडस्ट्रीज आएंगे तो लकड़ी का जो है जो अभी डिमांड कैपेसिटी का कारण जो बॉटलनेक था वो दूर होगा और फिर से प्राइसेस अपवर्ड लेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारा मंत्रालय जो वो गाइडलाइन जारी किया है उसका भी परीक्षण कर रहा है। और अगर हम उसमें पाएंगे कहीं भी कि ऐसी कोई विसंगति है जो कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम करेगा तो हम अपनी मंत्रालय से इस बात को लेकर के पर्यावरण मंत्रालय से चर्चा करेंगे और उसको और रिलैक्स कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का अर्थशास्त्र है वो तो है ही, वो बाजार के साथ लगा ही रहेगा। तो ऐसे में किसानों को ये उचित भाव मिले इसके लिए क्या कुछ और करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? नहीं, अभी किसानों को सबसे पहले तो जो बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा है तो हम लोग अपनी मंत्रालय की ओर से ये भी सोच रहे हैं कि वाणिज्य मंत्रालय को हम अप्रोच करें कि जो टैरिफ है उसको इंपोर्टेड टिम्बर पे टैरिफ को बढ़ाया जाए ताकि इंपोर्ट थोड़ा कॉस्टली हो और हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो उसके इजीली वो बिक सके लोकल मार्केट में।
तो इसमें एक तरफ तो मतलब 2-3 इश्यूज हो सकते हैं जिनको एग्जामिन करना पड़ेगा इसके पहले कोई निर्णय हो। बाहर से इंपोर्ट क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, इतना सस्ता कैसे है, और अगर क्या क्वालिटी का कोई इश्यू है क्या, जहां खपत पॉइंट है वहां क्वालिटी का अगर इश्यू है तो उस तरह के पहले हमें प्लांट लगवाना, कम से कम उस तरह की क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल हमें पैदा करना पड़ेगा, तब जाके, ताकि वो इंडस्ट्री जो ऑलरेडी चल रही है उस इंडस्ट्री को मतलब हम बंद नहीं कर दें। ठीक है, उसको सहारा दे सके। रथ जी, ये बताएं कि कृषि वानिकी में प्रति हेक्टेयर औसत 18 वृक्ष है, पंजाब में 217 वृक्ष प्रति हेक्टेयर तक है और इस हिसाब से औसत जो है वो बहुत कम है। तो 1983 में इस दिशा में अनुसंधान हो रहे हैं और फिर भी ये इतना कम क्यों है? प्लांटिंग इंटेंसिटी जो है हमारा जो 625 अब हाई इंटेंसिटी प्लांटेशन है, 625 पेड़ जो है वो तो होता है जहां ओनली प्लांटेशन करना है। हमारा लक्ष्य वो नहीं है, हमारा लक्ष्य वो है जो कृषि के साथ साथ, क्योंकि हमारा किसान का लैंड बहुत छोटा है, वो बहुत ज्यादा प्लांटेशन कर नहीं सकता है, वो छोटा फार्म के अंदर उसका पेरीफेरी में प्लांट करना है, कोई इंटरमीडिएट प्लांटेशन करना है। तो हमारा लक्ष्य कि ज्यादा रेट ऑफ प्लांटेशन या इंटेंसिटी बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कृषि के साथ साथ वो जो उसका जो क्रॉप वगैरह लेता है उसमें कोई विघ्न ना आए, उसका एरिया प्लांटेशन वगैरह कुछ कम ना हो, क्रॉप जैसा वो कर रहा था वो करे, उसके साथ साथ पेड़ लगा के उसमें उसका कुछ अतिरिक्त इनकम हो और वो सस्टेनेबल भी हो। यहीं कहीं जैसे मैंने पहले बताया था उसका कोई क्रॉप वगैरह फेल हो जाता है तो उसको कुछ अतिरिक्त इनकम फल से, फलाधार वृक्ष से मिले, या जो फडर के जरिए उसका जो डायरी, छोटा पोल्ट्री यूनिट वगैरह जो करेंगे उसके कुछ इनकम मिले, ये सब सहायक होगा। जी जी जी। सौजन्या जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने इतने दिनों में कृषि वानिकी में जो कुछ भी हो रहा है और जमीनी स्तर पर जो हो रहा है उसे देखते हुए क्या पाया है, किस तरह की समस्याएं किसानों के सामने आ रही है, और पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें बताएं कि क्या कुछ अंतर भी पड़ा है? पर्यावरण की दृष्टि से तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कृषि वानिकी भी अगर हम देखें तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्रो फॉरेस्ट इज नॉट द नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब वो प्राकृतिक वन नहीं है। तो इकोसिस्टम सर्विस जिसे कहते हैं, जो प्रकृति खुद से देती है, उसमें फर्क तो आता है। अच्छा। दूसरी बात ये भी है कि किस किस्म के पौधे लगाए जाए, जैसे कि रिजी सर ने कहा कि ये कृषि वानिकी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम टिम्बर प्रोड्यूस करें, इसका मतलब ये भी है कि दूसरे फलदार पौधे, कई किस्म के पौधे होने चाहिए, कई किस्म के पेड़ होने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक लोकल जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, वो मेंटेन रहें, वो वैसी की वैसी बनी रहें। बिल्कुल। और कार्यक्रम के इस अंतिम क्षणों में हम अपने चारों मेहमानों से बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि वे किसानों को क्या सलाह देना पसंद करेंगे। रिजवी जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। किसानों से कुछ कहने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल बार बार उठा कि कृषि वानिकी को कैसे हम और प्रमोट कर सकते हैं जी। और एक जो बात हमें लगती है और मुझे लगता है सभी लोग इससे सहमत होंगे कि जब किसान धान गेहूं उगाता है तो उसको लोन मिलता है, क्रॉप लोन, लेकिन कृषि वानिकी के लिए कोई लोन नहीं है और इसी तरह से कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। तो अगर मैंने 4 बीघे में कृषि वानिकी कर दी और वो पेड़ खराब हो गए तो ना तो मेरे पास इंश्योरेंस है और ना मुझे कोई लोन मिला। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिन्हा साहब से कि वो इसको देखें। और किसानों के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि अगर वो कृषि वानिकी करेंगे तो किसी भी हालत में उनको नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा होगा। और करने से पहले उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि उनके घर के आसपास अगर कोई कृषि विश्वविद्यालय है, अगर कोई केवीके है, अगर कोई गवर्नमेंट का संस्थान है, तो वहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करके पेड़ों का चुनाव करें और कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है वो उनसे ज़रूर बात करें। रथ जी, जैसे मैं पहले बताया, हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कृषि फार्म साइज इतना छोटा छोटा हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का बहुत जरूरी है। इसीलिए कृषि अगर वो क्रॉपिंग सिस्टम को डाइवर्सिफाई करना है तो कृषि वानिकी का बहुत सहयोग है, उसमें बहुत स्कोप है, उसमें उनका इनकम भी बढ़ेगा, सॉइल का ये भी बढ़ेगा, इकोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम आग्रह करते हैं कि हमारा किसान भाइयों जहाँ जहाँ उनको
अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उनको उन्होंने पेड़ लगाए और अपना समृद्धि के साथ साथ देश का समृद्धि और हमारा एनवायरनमेंट का उन्नति करने के लिए सहायक। सौजन्य जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि विलेज लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संगठन है, उन्हें भी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हाथ अगर सरकार की तरफ से बढ़ रहा है तो एक हाथ किसान भाइयों और लोगों की तरफ से भी बढ़ना चाहिए, तभी दोनों हाथ मिलेंगे। तो इसमें संगठन अगर मजबूत होगा, किसानों का संगठन मजबूत होगा, तो उन्हें नए जानकारियां ज़्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध हो पाएंगी और इससे फिर वो सही फैसले भी ले पाएंगे कृषि वानिकी के लिए क्या उपयुक्त है। जी बिल्कुल। सिन्हा जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, सरकारी प्रयास और किसानों का जो उत्साह है वो बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे। हमने कहीं पढ़ा था कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। ठीक है, तो वृक्षों को उसी दृष्टि से देखें और ये आगे बढ़ के आए। 2 कदम किसान चले, सरकार 4 कदम हमेशा आगे आने को तैयार है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी प्रतिबद्धता है कि उनकी इनकम को हम डबल करें और उसमें कृषि वानिकी एक अहम भूमिका अदा करे। ये देखना हमारा मिशन डायरेक्टर के रूप में एक दायित्व है, जिसको हम अपनी तरफ से किसानों को पूरा करने का वचन देते हैं। जी, बहुत बढ़िया। और विश्वास है कि किसान पेड़ों से मिलने वाले पैसे और उसकी छांव से होने वाली पर्यावरण की रक्षा को कुछ और समझे होंगे। कृषि वानिकी के कई पहलुओं पर हमने चर्चा की है। हमारे पास पूछने को बहुत कुछ है और विशेषज्ञ मेहमानों के पास भी बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो आज बस इतना ही। विदा लेने से पहले अपने सभी विशेषज्ञ मेहमानों का आभार। अगले सप्ताह वाद संवाद करने फिर मिलेंगे नए विषय और नए तेवर के साथ। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।